नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या आने वाले जो भी हैं बीडीओ, पटवारी या सिंचाई विभाग के जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर हमने आज की ये क्लास बना रहे हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है कि इनमें से उत्तराखंड के किस साहित्यकार के लिए हिंदी का कालिदास, हिम्मत का एक कवि, प्रकृति का चितेरा और मातृ भाषा का महान कवि आदि उपनामों का प्रयोग किया जाता है। तो किन के लिए उपयोग किया जाता है? तो चंद्र कुंवर बरतवाल जी के लिए उपयोग किए जाते हैं ये सभी नाम। हिंदी का कालिदास, हिम्मत का एक कवि, प्रकृति का चितेरा कवि और मातृभाषा का महान कवि, ये किनके उपनाम हैं? तो चंद्र कुंवर बरतवाल के ये उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सेकंड जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें एग्जाम में अच्छे खासे नंबर में पॉइंट में क्या कहते हैं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला जो इसमें है, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण पदबंध कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको विशेषण कहा जाता है। तो ये सही बात है। और दूसरा है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। तो दोनों ही हमारे कैसे हैं? दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? किसमें? जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार देखने को मिलेगा हमें, इसमें श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है वो चिपका हुआ होता है। क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ होता है। अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन हमें बताना है इनमें से। तो पहला है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये सही है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, ये भी सही है। स्थापना कब होती है राजभाषा की? तो 1955 में होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता बीजी खेर के द्वारा की जाती है। राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने थे? तो राजभाषा आयोग में जो कुल सदस्य थे वो 21 थे। तो तीनों ही हमारे सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी क्या है हमारे सही है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी? असत्य कथन की पहचान करनी है हमें इसमें। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष कहलाते हैं। तो ये सही है। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं। ये भी हमारा सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। तो ये भी हमारा कैसा है? तो ये भी हमारा सही है। और सभी विसर्ग सघोष हैं। तो ये हमारा कैसा है? तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सघोष कौन से होते हैं? तो तीसरा, चौथा, जो पांचवा वर्ण होता है वो सघोष कहलाता है। और सभी जो स्वर होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी सघोष होते हैं। और अंतस व्यंजन य, र, ल और व, ये भी कैसे हैं? तो ये भी हमारे सघोष व्यंजन है। इनके साथ है भी हमें क्या देखने को मिलेगा? तो है भी हमारा कैसा होता है? तो सघोष व्यंजन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, अगर उस प्रश्न की ओर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? छ का उच्चारण तालु से होता है। तो ठीक है ये भी। ख का उच्चारण कंठ से होता है। ये भी सही है। ट का उच्चारण दंत से होता है, दंत से नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। जो ट वर्ग होते हैं उनका उच्चारण मूर्धन्य से किया जाता है। और ये यहाँ पर प का उच्चारण होठों से होता है, यानी ओठ से होता है। ठीक है। तालु में कौन कौन से व्यंजन देखने को मिलते हैं? तो इसमें जो तालु में देखने को मिलेंगे, तो तालु में हमें च वर्ग देखने को मिलेगा। च वर्ग के साथ हमें जो देखने को मिलेंगे तालव्य में दोनों ई और ये और श, ये कैसे हैं? तो ये तालव्य व्यंजन है। कभी कभी उच्चारण स्थान भी पूछ लिए जाते हैं।
ख की बात करें तो ख हमारा कैसा है, तो ये कंठीय व्यंजन है, और कंठीय व्यंजन में और क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो लघु अ, दीर्घ आ और विसर्ग हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ है, ये हमारे कैसे हैं, इनका उच्चारण स्थान तो कंठीय है। और दंतीय व्यंजन की बात करें तो जिसमें दंतीय व्यंजन में तय वर्ग आता है, कौन से दंतीय व्यंजन में देखने को मिलते हैं हमें, तय वर्ग देखने को मिलते हैं किसमें, दंतीय व्यंजन में। और औष्ठ्य व्यंजन में पै वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखने को मिलता है। मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ री से ऋषि, र और पैचरस है, ये कैसे हैं, तो ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ये कैसा है, गलत हमें दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा इसमें सही कथन का चयन करना है। किसका, सही कथन का चयन कीजिए। तो 1982 में शिवानी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये हमारा सही है। और गौरापंत शिवानी की लघु कथा मैं मुर्गा हूँ 1951 में धर्म युग में प्रकाशित हुई, तो ये भी हमारा कैसा ऑप्शन है, तो ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों ही हमारे कैसे हैं, सही हैं। शिवानी जी की बात करें, इनका जन्म 17 अक्टूबर, कब, 17 अक्टूबर 1923 को, कहाँ पर, राजकोट गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके उपन्यासों की बात करें तो पूतोवाली, अतिथि, कालिंदी, कृष्णकली, कैजा और विषकन्या, इनके क्या हैं, ये उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह की बात करें तो झरोका और मृणमाला की हंसी, इनके क्या है, ये कहानी संग्रह हैं। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 21 मार्च 2003 को शिवानी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, राहुल सांक्यान को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से राहुल सांक्यान को कब सम्मानित किया गया, तो इनको करा गया 1958 में। ठीक है, कब, 1958, यहाँ पर 1958 होगा। ठीक है, 1958 में राहुल सांक्यान को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो होता है 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1893 में 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनकी उपन्यास की बात करें तो 22वीं सदी, मधुर स्वप्न, इनके क्या हैं, ये राहुल सांक्यान के उपन्यास हैं। जीवनियों की बात करें तो महामानव बुद्ध, घुमक्कड़ स्वामी, लेनिन, कार्ल मार्क्स, अतिथि से वर्तमान, नए भारत के नेता, ये इनके क्या हैं, ये इनके जीवनियाँ हैं। इन्हें महापंडित व घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, किनको, राहुल सांक्यान को। बचपन का नाम इनके केदार पांडे हैं। 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 14 अप्रैल 1963 को इनका क्या हो गया था, तो 14 अप्रैल 1963 की इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। किसका, इनमें से सही कथन का चयन करें, ये हमसे कहा गया है। तो मंगल, अपराजित, कोकिला हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट के प्रचलित उदाहरण हैं, तो ये हमारा कैसा है, तो ये भी हमारा सही है। यूनिकोड फॉन्ट में हर अक्षर को एक खास कोड दिया जाता है, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, किसी की हैसियत देखकर उसको महत्व देना, पर्वतीय लोकोक्ति क्या होगी। ठीक है, किसी की हैसियत देखकर उसको महत्व देना, पर्वतीय लोकोक्ति क्या होगी, मुखड़ी देख टुकड़ी दीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुखड़ी देख टुकड़ी दीन, किसी की हैसियत देखकर उसको महत्व देना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। देवनागरी लिपि की बात करें तो विशेष रूप से ये एक भारतीय लिपि है, जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं मिल जाती हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। अच्छा, देवनागरी लिपि में भाषाएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं हमें, तो हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं जो हमें हैं किसमें देखने को मिलती हैं, तो आदि भाषाएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो देवनागरी लिपि में देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। जो विकल्प दिए हैं इनमें शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। तो मजदूरों को अनेकों काम मिले, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है। मजदूरों को अनेकों काम है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, मजदूरों को अनेकों काम हैं, ये भी हमारा कैसा गलत है। मजदूरों को अनेक काम है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी डी हमारा कैसा हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, अंधे के हाथ बटे लगना। ठीक है, अंधे के हाथ बटे लगना क्या हो जाएगा, संयोगवश सफलता मिलना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, असत्य कथन है। इनमें से कौन सा असत्य कथन है, ये हमें बताना है। तो इसमें दे रखा है हमारा जो कार्यालय आदेश प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए जारी किया जाता है, तो ये कैसा हमारा, तो ये सही है। अधिसूचना का क्षेत्र व्यापक होता है और ये सरकारी गजट में छपती है, तो ये कैसा हमारा, ये भी सही है हमारा। और तीसरा है, अशासनिक पत्र को औपचारिक निर्देश या अशासनिक निर्देश या अशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। अर्थशासकीय पत्र को गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है, तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसे हो जाएगा, तो असत्य कथन हो जाएगा। अर्थशासकीय पत्र होते क्या हैं? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्थशासकीय या अर्धसरकारी पत्र कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यह हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही नहीं है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू एक वृहय प्रधान काव्य है, तो दूसरा हमारा कैसा है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, जो है सही नहीं है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ 30 जनवरी, कब, 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश बनारस में इनका जन्म होता है। इनके काव्य संग्रह की बात करें, कमायनी, लहर, आंसू, झरना, इनके क्या है, काव्य संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो इरावती, तितली और कंकाल इनके क्या हैं, ये उपन्यास हैं। सुमित्रानंदन पंत ने कमायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया। प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध काव्य कमायनी है, जिसे खड़ी बोली में लिखा गया, और कमायनी कब लिखा गया, 1936 में कमायनी को लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कि देवनागरी लिपि एक वर्णात्मक लिपि है और यह कुटिल लिपि से विकसित है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा है, देवनागरी लिपि का जन्म सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है, तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा सही, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि इनमें से जो सत्य कथन है उसे हमें बताना है। कौन सा जो सत्य कथन है उसे बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है, यामा काव्य संकलन के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल सही है। वर्मा जी को 1957 में पद्म भूषण और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी 1 और 2 दोनों ही कैसे हमारे हैं, सही हैं। ठीक है, 1 और 2 हमारे दोनों ही सही हैं। महादेवी वर्मा की बात करें, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, रसीम, निर्जा और दीपशिखा इनके क्या हैं, तो ये काव्य संग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से की जाती है और न व्यंजन से, उससे क्या कहते हैं। तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर से न व्यंजन से की जाती है उनको आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं, तो 2 हमारे क्या होते हैं, आयोगवाह व्यंजन होते हैं, अंग और है। ठीक है, जिसको अनुस्वर और विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये रे ले वे कैसे व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और ये वे कैसे हमारे, तो अर्धस्वर हैं, और रे को क्या कहते हैं, परंकंपित व लुंठित व्यंजन कहते हैं। ले को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हमारी 4 देखने को मिलती है। कितनी, 4 देखने को मिलती है ऊष्म व्यंजनों की संख्या, यानी तीनों से और है कैसे हमारे हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, जो छोटा सा होता है इसे दंतीय व्यंजन कहते हैं, और जो बड़ा से होता है इसे तालव्य व्यंजन, और जो पिछड़ा से होता है इसको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, उच्चारण स्थान भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कि विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से जो विलोम शब्द दे रखे हैं इसमें कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है।
आनंद का क्या हो जाएगा? वेदना, ठीक है। अकिंचन का धनाढ्य हो जाएगा, सही है। हर्ष का विषाद हो जाएगा, सही है। संपदा का क्या हो जाएगा? संपदा का आपदा न होकर क्या हो जाएगा? विपदा हो जाएगा। क्या होगा? विपदा हो जाएगा संपदा का विलोमार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमेलित नहीं है। आज का जो लास्ट प्रश्न रहने वाला है, और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों से संबंधित असत्य कथन में बताना है, ठीक है। किसका? असत्य कथन को बताना है। तो इसका देखते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 6 होती है क्या? वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य कथन है, ठीक है। कितनी होती है संख्या? तो मूल स्वरों की 7 होती है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ, ये क्या है? 7 हमारे मूल स्वर हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ये सही है। और सभी स्वर स्वतंत्र और सघोष होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन से होते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 हमें संयुक्त स्वर देखने को मिलते हैं, ए और ओ और औ। ये 4 हमारे कैसे होते हैं? तो 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।